जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्ज़ोप्लैनेट्स के हवाले से आखिरी लेक्चर है और टाइम ऐसे गुज़र जाता है। मैं लास्ट ईयर प्लान कर रहा था कि जी जैसे ही नया साल शुरू होगा तो एक नई लेक्चर सीरीज़ जो है वो हम शुरू करेंगे और हर महीने एक अलग लेक्चर सीरीज़ हुआ करेगी और ये प्लानिंग हो रही थी और आज देखें कि पहली सीरीज़ का आखिरी लेक्चर जो है वो भी पहुंच गया है। तो लिहाजा ये बस जी वक्त ऐसे ही गुज़रता है और वक्त एक ऐसी चीज़ है कि जो कम से कम फ़िज़िक्स की अभी तक ग्रिप में आया नहीं है। हमें पता नहीं चलता कि वक्त क्या चीज़ है, टाइम क्या है। चलें जी, इंशाल्लाह कभी वक्त के ऊपर भी बात करेंगे, टाइम के ऊपर भी बात करेंगे और जितनी अंडरस्टैंडिंग है इस पे भी हम बात करेंगे। आज मौजू पे वापस आते हैं। एक्ज़ोप्लैनेट्स यकीनन जो लोग सीरीज़ देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम सारी बातें क्या करते चले आए हैं। एक्ज़ोप्लैनेट्स बेसिकली वो प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के गिर्द घूम रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहे हैं। और आज मैंने कोशिश करके बस सिर्फ मैं मेन एक ही मौजू है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। ज़्यादा आज लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। हमारा जो क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम है, यानी बल्कि यूं कहना चाहिए जो अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, अक्सर ये सुना होगा आपने कि जी अर्थ से जो क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज़ प्रॉक्सिमा सेंटोरी। पहले तो थोड़ा सा इसका तारुफ और उसके बाद फिर जो एक्सोप्लैनेट की मैंने बात करनी है फिर हम उसके ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, एक बात ये याद रखें कि हमारी मिल्की वे के जो स्टार्स हैं, ऑब्वियसली वही सारे स्टार्स रात को आसमान पे आपको नज़र आते हैं। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जो स्टार्स हैं उनमें से मोस्टली ज़्यादातर स्टार्स एलोन नहीं है, दे आर इन द बाइनरी फॉर्म सिस्टम या ट्रिपल स्टार सिस्टम है। ठीक है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी सितारों के गिर्द सितारे घूम रहे हैं। ये जहन में रखें। बाइनरी स्टार सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें दो सितारे एक दूसरे के गिर्द ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिंगल स्टार्स भी हैं डेफिनेटली, बट बाइनरी स्टार्स जिसमें दो सितारे। अच्छा, ट्रिपल स्टार सिस्टम जिसमें तीन सितारे हैं जो तीनों मिलकर एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी हैं, ऐसे भी सिस्टम्स हैं जिसमें दो सितारे एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं और उनमें से हर एक सितारे के गिर्द भी सितारा घूमता है। क्वाड्रिपल स्टार सिस्टम्स भी हैं हमारे पास। सो मोस्टली जितने स्टार्स मिल्की वे में हैं वो एलोन नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, वो मल्टीपल स्टार सिस्टम्स हैं। तो हमसे जो क्लोजेस्ट सिस्टम है जी उसका नाम है अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम। अच्छा, ये नाम इसका अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम क्यों पड़ा? क्योंकि जिस कॉन्स्टलेशन में, जिस ज़ाहिरी पैटर्न में ये सितारा है उसका नाम है सेंटोरस और इसका सबसे ये मेन स्टार है, ब्राइट स्टार है, इसलिए इसका नाम है अल्फा। और साथ वो जो कॉन्स्टलेशन का नाम है सेंटोरस, उसकी वजह से सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी का मतलब है सेंटोरस कॉन्स्टलेशन का सबसे ब्राइट स्टार। और ये बेसिकली एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। ट्रिपल स्टार सिस्टम कैसे है जी? साथ एनिमेशंस और कुछ इमेजेस जो हैं वो भी आप देख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ। दो सितारे हैं, इनका नाम है जी अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। अच्छा, ये देखें, ये जो डेजिग्नेशंस होती हैं इनसे हटके कुछ सितारों के अपने प्रॉपर नाम भी होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नेम्स भी होते हैं इन सितारों के, तो वो प्रॉपर नेम्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, ये जो दोनों सितारे हैं ये एक दूसरे के गिर्द ऐसे घूमते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक स्टार सिस्टम है और इन दोनों सितारे, अच्छा ये दोनों सितारे जो हैं ये काफ़ी हद तक सन की तरह के हैं, अल्फा सेंटोरी ए एंड अल्फा सेंटोरी बी। और ये रफली स्पीकिंग हमसे 4.2 लाइट ईयर्स पे हैं, 4.2 से थोड़े से ज़्यादा, 4.3 लाइट ईयर्स के करीब हैं। अब इन दोनों सितारों के साथ साथ एक इनका तीसरा कंपेनियन भी है विच इज़ प्रॉक्सिमा सेंटोरी, राइट। आप उसको अल्फा सेंटोरी सी भी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी कह सकते हैं। ये इस सिस्टम का तीसरा सितारा है और ये सितारा बड़ा ज़बरदस्त सितारा है। मैं अगर आपको इसकी भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये सितारा कैसा सितारा है। किसकी बात हो रही है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और ये हमसे क्लोजेस्ट है। हमसे क्लोजेस्ट क्यों है? क्योंकि ये इस पूरे स्टार सिस्टम का सबसे बाहर वाला सितारा है। तो जब ये पूरे स्टार सिस्टम के अंदर मूव करता है तो अर्थ से क्लोजेस्ट हो जाता है। आप सुने ज़रा, ये सिर्फ प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में सुने, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ जुपिटर से 1.5 टाइम्स बड़ा है।
ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार की बात हो रही है। जुपिटर से जस्ट 1.5 टाइम्स ये बड़ा है, मतलब बस ठीक है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो स्टार है, अदरवाइज ये हरकतें इसकी प्लैनेट वाली हैं पूरी। और इसका मास जो है वो हमारे सन के मास का जस्ट 12% है, जस्ट 12%। अब मेरा ख्याल है मेरी बात समझ गए होंगे सारे। मेरी कोशिश ये होती है जी, बहुत आसान करके बात की जाए, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है जी उसमें पीएचडी लोग भी सुन रहे हैं मुझे, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी सुन रहे होते हैं, और कभी कभार बिल्कुल छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। मैं बड़ा पजल रहता हूँ कि मैं कैसी बात करूँ जो सबको समझ आए। कुछ एक छोटे से बच्चे हैं हमारे, नाम नहीं लूँगा इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान के बड़े मशहूर वो इंथुजियस्ट हैं एस्ट्रोनॉमी के, वो भी लेक्चर सुनते हैं और वो भी छोटे छोटे अपने ज़बरदस्त सवाल करते हैं। तो ऐसी बात भी मैं बोलता हूँ कि जो उनकी समझ में भी आ जाए। 12% का मतलब यह है कि अगर सन के मास को 100 kg मान लिया जाए तो इस सितारे का मास 12 किलो है, तो दैट मीन्स 12%। और इतना छोटा सा ये स्टार है, इतना छोटा स्टार है, और इसके गिर्द, प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द 2 कंफर्म प्लैनेट्स हैं और एक प्लैनेट पे शक है, मतलब वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, और अगर हो जाएगा तो 3 प्लैनेट्स हैं। सो दैट इज रियली अमेजिंग कि आपके अर्थ से जो क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम है, इवन दैट स्टार सिस्टम कंटेन्स प्लैनेट्स। ठीक है, और ये जो प्लैनेट्स हैं, अब मैं थोड़ी सी इनके ऊपर बात करने लगा हूं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द जो पहला प्लैनेट हमने डिस्कवर किया, ऑब्वियसली हम उसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। ठीक है, उस प्लैनेट का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। ये जनाब एग्जैक्टली अर्थ जैसा प्लैनेट है, इट इज अर्थ लाइक प्लैनेट। इसका जो साइज है वो भी बिल्कुल अर्थ जितना ही है, और इसका मास भी तकरीबन अर्थ जितना है, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये एक अर्थ लाइक प्लैनेट है। दैट इज ग्रेट। और बड़े मजे की बात कि ये स्टार के हैबिटेबल जोन में है। ठीक है ना जी, हैबिटेबल जोन यानी ये सितारे से उतने फासले पर है जहां लिक्विड ओशंस हो सकते हैं और इसके ऊपर लाइफ हो सकती है। सो आप इमेजिन करें कि अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम और उसमें एक प्लैनेट जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, कितनी बड़ी बात है। और इससे अगली जो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, ये अपने स्टार के गिर्द एक चक्कर सिर्फ 11.2 डेज में लगाता है। 11.2 डेज में ये अपने स्टार का एक चक्कर लगा लेता है। कितना कितना जबरदस्त, अमेजिंग। यानी इसका एक साल हमारे 11.2 डेज के बराबर है। और जनाब दूसरा जो कंफर्म प्लैनेट है वो है जी प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी, डी सी नहीं डी। और ये जनाब अर्थ से भी छोटा है, इसको कहते हैं सब अर्थ प्लैनेट। अर्थ से भी छोटा है, इसका मास जो है वो अर्थ से 1/4 है। ठीक है, और ये जनाब अपने स्टार के गिर्द यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द एक चक्कर 5.1 डेज में लगा लेता है। तो आप ये देखें कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है उसके गिर्द ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं ये बड़े कंफर्म प्लैनेट्स हैं, और पहला वाला तो हैबिटेबल जोन में है। और तीसरा जो प्लैनेट है जी प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी, अगर वो कंफर्म हो जाता है तो जनाब ये थोड़ा सा दूर है अपने स्टार से, और अर्थ से भी काफ़ी बड़ा है, अर्थ से 7 टाइम्स बड़ा है, और ये अपने स्टार के गिर्द 1900 दिन 1900 डेज में एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो कैसी बात है जी। मेरा ख्याल ये है कि आपके जहन में फ़ौरन ये बात आई होगी कि अगर हम कभी सोलर सिस्टम से निकले और हमने दूसरे स्टार्स के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स जो हमारा मौजू है, अगर हमने कभी उनकी एक्सप्लोरेशन की तरफ हम गए तो पहला टारगेट हमारा यही होगा, और होना भी चाहिए ऑफ कोर्स। ये अर्थ से क्लोजेस्ट प्लैनेट्स हैं, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी। ये अर्थ से क्लोजेस्ट प्लैनेट्स हैं। अब क्विकली जी, जल्दी जल्दी मैं बात कंप्लीट करता हूँ। अगर हम आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस वक्त जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी, अगर हम उसको बेस बना के, जो हमारे रॉकेट्स हैं, अगर हम उनको बेस बना के एक खलाई जहाज़ को इस सिस्टम की तरफ रवाना करें, जैसे कि वॉयजर्स हैं, हमारे वॉयजर खलाई जहाज़ हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि सोलर सिस्टम से बाहर हैं। वैसे वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों खलाई जहाज़ इस तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरफ जा रहे होते, अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम की तरफ जा रहे होते, तो उनको वहाँ पहुँचने में 70,000 साल लग जाते। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी आप
इन प्लैनेट्स को करीब से देख सकेंगे अपने खलाई जहाज़ की मदद से। टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिटेल्स हासिल करने के लिए हमें करीब जाना पड़ेगा। लिहाजा सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आप अपने रॉकेट की कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएं, कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाएं जिससे आपके रॉकेट की स्पीड इंक्रीज हो सके या आपका जो खलाई जहाज़ है वो अब काफ़ी तेज़ ट्रैवल कर सके। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। एक मेथड को हम कहते हैं जी न्यूक्लियर प्रोपल्जन। न्यूक्लियर प्रोपल्जन क्या है कि रॉकेट जो है जी, या मैं रॉकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, खलाई जहाज़ जो है आपका, जो स्पेस क्राफ्ट है जिसने जाना है, जिसके अंदर कैमराज वगैरह लगे होते हैं, उसके पीछे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाएं, छोटे छोटे एटॉमिक बॉम्ब्स एक्सप्लोड करें। यानी जैसे एटॉमिक बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है, सच काइंड ऑफ एनर्जी विल पुश द स्पेस क्राफ्ट, और एक नहीं बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे धमाके करें, एक्सप्लोजन्स करें, ताकि आपका खलाई जहाज़ जो है वो उसकी तरफ एक्सेलरेट करता चला जाए एंड फाइनली उसकी स्पीड बढ़ जाए, और स्पीड इतनी बढ़ जाए कि जी ये कोई 70,000 साल ना ले, बल्कि जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे। अच्छा, दूसरा तरीका एक और भी है, उसको कहते हैं जी सोलर सेल्स। सोलर सेल का मतलब है लाइट जो है, लाइट लाइक दिस नॉर्मल लाइट वी हैव हियर, लाइट किसी भी चीज़ पर हिट करके प्रेशर डालती है, ठीक है। लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स जो हैं, जब वो किसी सरफेस पर हिट करते हैं दे कॉज प्रेशर। आप अगर खलाई जहाज़ के साथ कोई सोलर सेल लगा दें, जैसे कश्ती के ऊपर सेल्स होते हैं, बादबान होते हैं, और उनको लाइट की मदद से पुश करें, तो आपका खलाई जहाज़ दूर तक एक्सेलरेट करता हुआ जा सकता है और उसकी स्पीड बढ़ सकती है। अगर आप अपने खलाई जहाज़ की स्पीड को लाइट की स्पीड के 20% पे ले जाएं, जो कि आज की टेक्नोलॉजी में तो मुमकिन नहीं है, राइट। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसका 20% भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ले जाएं, ठीक है, तो आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी का फासला कम से कम कुछ सालों में तय कर सकेंगे। कम से कम इतना टाइम आपके पास आ जाएगा कि विद इन 1 जनरेशन आपका खलाई जहाज़ प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम तक पहुंच जाए। लिहाजा अब मसला खलाई जहाज़ का नहीं है, मसला उसकी प्रोपल्जन का है कि कैसे आप उसको एक्सेलरेट करवाएं। और वंस वी विल बी हैविंग दीज थिंग्स सॉर्टेड आउट, तो डेफिनेटली हमारा पहला टारगेट जो है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वही हैं। एक ये भी प्लान है, नासा का एक प्लान है कि जी 19 तो गुजर गया जी, 2026 तो आ चुका है, 2026 तो आ गया, 2070 के करीब, 2060s के एंड में वो एक ऐसा खलाई जहाज़ लॉन्च करेंगे जो कि इस सिस्टम की तरफ जाएगा। सो वी होप कि बाय देन ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ जाएं। लिहाजा हमारा एक एम रहेगा कि हम इस स्टार सिस्टम को एक्सप्लोर करें और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द प्लैनेट्स को देखें। फिर उन प्लैनेट्स पे हम क्या लैंड कर सकते हैं कि नहीं, ये फिर अलग कहानी हो जाएगी जी। फिर तो आप एक से दूसरी बात मांग रहे हैं, दूसरी से तीसरी बात मांग रहे हैं, और ख्वाहिशात तो बढ़ती चली जाती हैं। और दैट इज़ इट जी, थैंक यू वेरी मच। ये बात यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है, और एक्सो प्लैनेट्स की बात कंप्लीट हो गई। और एक आखिरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बस फिर आखिरी बात करेंगे जी आपसे, फिर खुदा हाफिज़ करेंगे। ये जो प्लैनेट्स की हमने बात की, एक्सो प्लैनेट्स, ये किसी न किसी स्टार के गिर्द घूम रहे हैं। मतलब जैसे हमारे प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार्स के गिर्द घूम रहे हैं। आपको पता है कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो किसी स्टार के गिर्द नहीं घूम रहे, वो खला में अकेले फिर रहे हैं। इनको कहते हैं रोग प्लैनेट्स। ये जो रोग प्लैनेट्स हैं, ये किसी स्टार के गिर्द नहीं घूम रहे, दे आर जस्ट फ्लोटिंग इन स्पेस। ये भी एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बड़ा एक मुहिम्मा है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि रोग प्लैनेट्स जो हैं ये कैसे बने और किसी स्टार के गिर्द क्यों नहीं घूम रहे और क्यों आज़ादाना स्पेस के अंदर से ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये रोग प्लैनेट्स जो हैं ये भी बड़े ज़बरदस्त मौजू हो सकते हैं। सो दैट इज़ इट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज की बात को बस हम यहीं पर रोकते हैं, कंप्लीट हो गई बात हमारी। अगली जो सीरीज़ होगी जी इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के बाद उसकी पहली एपिसोड या पहला लेक्चर आप देखेंगे। उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल है जो कि आप वेट करें, इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और फिर इंशाल्लाह ताला उस पर हम 5 लेक्चर्स उस पर करेंगे। हर महीने ये सीरीज़ डिफरेंट चलती चली जाएंगी। चलें जी, एटलीस्ट मुझे एक्सो प्लैनेट्स के बारे में बात करके बहुत मज़ा आया। आई होप कि जी आपने भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी और काफ़ी इंजॉय किया होगा जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी।
अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।